हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को हमने स्टार्ट कर दिया था। और स्पेशलाइज्ड के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के हमने दो पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट था कार्टिलेज, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे सामने आता है सेकेंड पार्ट, जो कि क्या है, बोन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, इसी बोन के ऊपर बेस्ड रहेगा। यानी आज के लेक्चर में हम बोन को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हमारा जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है बोन। अगर हम बात करते हैं बोन के बारे में, हमने जब कल कार्टिलेज की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जो कार्टिलेज है उसको बनाने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है। कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स को हमने कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा था। वैसे ही बोन बनाने वाली सेल्स को क्या कहेंगे, बोन को बनाने वाली सेल को कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट। बोन को बनाने वाली सेल्स को क्या कहेंगे, ओस्टियोब्लास्ट। यानी जहां पर भी हम बोन की बात करेंगे वहां पर हमने वर्ड कौन सा लगाना है, ओस्टियो। अगर मैं कहूं बोन की स्टडी को आप क्या कहोगे, तो बोन की स्टडी को क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी अगर पूछा जाए कि ऑस्टियोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। उसी तरीके से पूछा जाए स्टडी ऑफ कार्टिलेज, देन वी कैन से कॉन्ड्रियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी है बोन की स्टडी, कॉन्ड्रियोलॉजी है कार्टिलेज की स्टडी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बोन है, हमने बोला कि बोन को बनाने वाली सेल्स कौन सी हैं। तो बोन के अंदर प्रेजेंट सेल्स कौन सी होती हैं, बोन्स के इनसाइड कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, वहां पर हमने क्या नाम दिया था, कॉन्ड्रियोसाइट। और यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, ऑस्टियोसाइट। वहां पर हमने बोन को कार्टिलेज को डैमेज करने वाली एक सेल्स का नाम दिया था। तो यहाँ पर हम बोन्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने वाली सेल का नाम देंगे। वहां पर हमने नाम दिया था कॉन्ड्रियोप्लास्ट, और यहाँ पर हम नाम देंगे ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ओस्टियोक्लास्ट है बोन्स को डैमेज करने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है, ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। वहां पर हमने जो कार्टिलेज है उसकी कवरिंग को क्या कहा था, पेरिकॉन्ड्रियम कहा था। और यहाँ पर हम बोन की कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियम कहेंगे। और हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि पेरिओस्टियम सभी बोन्स की कवरिंग के ऊपर पाई जाती है, एक्सेप्ट किसके अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलती, इसकी जगह हमें क्या देखने को मिलती है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या है। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज एक हायालिन कार्टिलेज है जो कि लॉन्ग बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वहां प्रेजेंट होता है जहां पेरिओस्टियम जो है वो एब्सेंट होती है। तो बोन को बनाने वाली सेल्स कौन सी है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। बोन्स के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट। बोन्स को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, ओस्टियोक्लास्ट। बोन्स की स्टडी क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। और बोन की कवरिंग क्या कहलाती है, पेरिओस्टियम। और हमें पता है कि ये जो पेरिओस्टियम है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये हम सब पढ़ चुके हैं कि हमने देखा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। और हमने इरेगुलर के अंदर भी टू टाइप पढ़े थे, व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। तो उसके अंदर भी व्हाइट फाइब्रस के अंदर हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम। तो उसके अंदर हमने ये देखा था। अभी हम इससे आगे चलते हैं। बात करें बोन की, तो बोन हमारे पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू है।
तो हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो वो आ जाएगा बोन। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम बात करें, हम तो लेकिन अब तक ये पढ़ रहे थे कि जो इनेमल होती है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। क्या? इनेमल। इनेमल क्या है? जो हमारे टीथ के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो हमारे टीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल। तो हमने आज तक तो यही सुना था कि जो इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट है। तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस प्रेजेंट है। यानी अगर हम कहेंगे कंप्लीटली बॉडी के अंदर हम टिश्यू वर्ड ना लगाकर पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, तो हम कहेंगे इनेमल। इनेमल हमारी बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर यहाँ पर टिश्यू वर्ड लग जाए तो हम क्या कहेंगे कि हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो हम कहेंगे बोन सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओस्टियोसाइट्स के बारे में। ऐसी सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट है, उसे क्या बोला जाता है? ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, जिस तरीके से हमने कॉन्ड्रियो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर बनाई थी, वहां पर हमने क्या बनाई थी? लैक्यूनी बनाई थी। वहां पर भी हमने क्या बनाई थी? लैक्यूनी बनाई थी। और हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? लैक्यूनी बनाएंगे। और बाकी ये सारी क्या हो जाएगी? ये सारी हो जाएगी मैट्रिक्स। तो ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे सामने एक बोन का डायग्राम बना रहे हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो स्पेसेस हैं उसे क्या बोला जाता है? लैक्यूनी कहा जाता है। ये भी एक लैक्यूनी है, ये भी एक लैक्यूनी है, ये भी एक लैक्यूनी है। जब हमने कार्टिलेज पढ़ा था तब भी हमने कुछ ऐसे ही डायग्राम बनाया था, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था कि जो हमारा लैक्यूनी थी उसके अंदर हमने 1 से 4 कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाई थी। लेकिन यहाँ पर हर एक लैक्यूनी के अंदर हमारे सामने एक ही ओस्टियोसाइट दिखाई देगी। तो कितने नंबर के अंदर होएगी? ओनली 1 नंबर के अंदर हमें ओस्टियोसाइट दिखाई देगी। यानी हमारे कंप्लीट जो हमारे बोन्स होती हैं, उन बोन्स के अंदर जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसी होती हैं? इनएक्टिव होती हैं। और इनएक्टिव की वजह से वो डिवीजन नहीं कर पाती। तो उनके डिवीजन नहीं होने से इनका नंबर कैसा रह जाता है? एक लैक्यूनी में सिर्फ एक ही ओस्टियोसाइट हमें दिखाई देगी। ठीक है। लेकिन अगर हम कार्टिलेज को देखेंगे तो वहां पर जो कॉन्ड्रियोसाइट है वो भी इनएक्टिव होती है, लेकिन वहां पर डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम 4 तो दिखाई दे ही देती है और मिनिमम हमें 1 दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स यहाँ पर कैसी प्रेजेंट है? मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। वहां पर भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड थी, लेकिन वहां पर कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट था। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर भी उसी तरीके की होगी। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सल्फेट के साथ एडेड होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सल्फेट एडेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यहाँ हम कह सकते हैं सल्फेट युक्त म्यूकोपॉलीसेकेराइड की हमारी क्या बनी होगी? मैट्रिक्स बनी होगी। तो हम जब बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो ये मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट बनाएंगे? ये मैट्रिक्स का बनाएंगे ऑर्गेनिक पार्ट। तो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है ऑर्गेनिक पार्ट और एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। तो हम यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? मैट्रिक्स के बारे में। अगर हम मैट्रिक्स के इनऑर्गेनिक पार्ट के बारे में जाने, तो मैट्रिक्स का इनऑर्गेनिक पार्ट जो 80% ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्ट है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। यानी हमारे बोन के मैट्रिक्स के इनऑर्गेनिक पार्ट में 80% पार्ट किसका है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, तो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हमें दिख रहा है, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फेट युक्त म्यूकोपॉलीसेकेराइड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड हमें देखने को मिलेंगे कोलेजन फाइबर्स। तो यहाँ पर क्या सस्पेंडेड होंगे? क्या निलंबित होंगे? कोलेजन फाइबर्स निलंबित होंगे। किसके अंदर? इस मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि यहाँ पर थोड़े से हमें एक्स्ट्रा कोलेजन फाइबर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? एक एक्स्ट्रा कोलेजन फाइबर्स की परत हमें लेयर्स यहाँ पर दिखती हैं और उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है शार्पेस फाइबर्स। तो ये कोलेजन फाइबर्स की एक लेयर है जो कि एक्स्ट्रा है, इसे क्या बोला जाता है? शार्पेस फाइबर्स। तो अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि शार्पेस फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो शार्पेस फाइबर्स हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। शार्पेस फाइबर्स और कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोलेजन फाइबर्स हैं
जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बात की, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर, कि एक लैक्यूने के अंदर हमें एक ही ऑस्टियोसाइट दिखाई देगी। इसकी जो मैट्रिक्स है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट की बनी होगी, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में दिखेगा और ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हमें सल्फेट और म्यूकोपॉलीसेकेराइड युक्त हमें इसकी जो मैट्रिक्स दिखेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स निलंबित होंगे और अगर इसका एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे क्या बोला जाएगा, शार्पेस्ट फाइबर्स नाम दिया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अगर एक लॉन्ग बोन की हम स्ट्रक्चर बनाए तो वो किस तरीके से देखने को मिलती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है एक लॉन्ग बोन की हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हम बना रहे हैं एक लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर। तो हमारी जो एक लॉन्ग बोन होती है उस लॉन्ग बोन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। लॉन्ग बोन कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, इस वाले पार्ट को, अपर पार्ट को क्या कहा जाता है, एपीफाइसिस। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, एपीफाइसिस। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, मेटाफाइसिस। ये कौन सा पार्ट है, डायाफाइसिस। ये फिर से क्या आ जाएगा, मेटाफाइसिस। और ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, एपीफाइसिस। तो ये हमारी एक लॉन्ग बोन है। सपोज हम कह सकते हैं हमारी फिंगर बोन है, तो हमारी लॉन्ग बोन के अंदर हमें ये वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। 2 एपीफाइसिस होंगे, 2 मेटाफाइसिस होंगे और बीच में क्या होगा, डायाफाइसिस। तो 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड होगी। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, पेरिओस्टियम। तो ये हमारे सामने क्या बन रही है, पेरिओस्टियम। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि लॉन्ग बोन्स के ऊपर पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं होती, हाइलिन कार्टिलेज की आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल वो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इस एपीफाइसिस वाले पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यस, वो प्रेजेंट होती है लेकिन एपीफाइसिस पार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे सामने क्या आ चुकी है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, एपीफाइसिस वाले पार्ट के ऊपर आर्टिक्यूलर कार्टिलेज हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं इस एपीफाइसिस रीजन की, जो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हमें दिखाई देता है। इस एपीफाइसिस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेंगी रेड बोन मैरो। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है रेड बोन मैरो। ये हमने क्या बनाई है, रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है हमारी बॉडी के अंदर, इसका क्या काम है, इसका काम है ब्लड की फॉर्मेशन करना। और रेड बोन मैरो बनती किससे है, तो रेड बोन मैरो बनती है माइलॉइड टिश्यू से। तो माइलॉइड टिश्यू जो है वो क्या बनाता है, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो आगे जाकर हमारा ब्लड बनाएगा। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हीमोपोइसिस। तो ये कौन सी क्रिया करता है, हीमोपोइसिस की क्रिया करता है। तो हम एपीफाइसिस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, एपीफाइसिस पार्ट को हम बोल सकते हैं इट इज द हीमोपोएटिक ऑर्गन। एपीफाइसिस ऑफ बोन इज नोन एज हीमोपोएटिक ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये हीमोपोएटिक ऑर्गन है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर माइलॉइड टिश्यू प्रेजेंट है। ये माइलॉइड टिश्यू क्या बनाता है, रेड बोन मैरो बनाता है। और ये रेड बोन मैरो हीमोपोइसिस की क्रिया करके क्या बनाती है, ब्लड की फॉर्मेशन करती है। जो एपीफाइसिस पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। तो ये एक स्पॉन्जी बोन जैसी स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी बोन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, जो कि हीमोपोइसिस के अंदर हेल्प करती है। फिर हमारे सामने जो चीज आती है वो आती है मेटाफाइसिस। क्या आती है, मेटाफाइसिस। ये जो मेटाफाइसिस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। इसके अंदर प्रेजेंट होंगी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स।
ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का क्या काम है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम है कि यहाँ पर ओस्टियोसाइट्स की फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी? ये ओस्टियोसाइट्स बनाएंगी, प्लस ये क्या करेंगी? मैट्रिक्स को भी रिलीज करेंगी। तो अगर ये ओस्टियोसाइट्स और मैट्रिक्स को रिलीज कर रही हैं तो इनका सबसे अच्छा काम या सबसे बड़ा काम ये हो गया कि ये बोन की इलोंगेशन के अंदर हेल्प कर रही है। यानी हमारी जो बोन है वो इलोंगेट है, वो लंबी है। वो किस वजह से लंबी है, किस रीजन की वजह से लंबी है? उसका रीजन है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस के अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो डिवाइड होकर ओस्टियोसाइट्स एंड मैट्रिक्स को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बोन की इलोंगेशन हो जाती है। और ये तब तक होगा जब तक हमारी बोन मैच्योर नहीं हो जाती। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी मैच्योर बोन होती है उस मैच्योर बोन के अंदर मेटाफाइसिस एब्सेंट होते हैं। मेटाफाइसिस हमें दिखाई नहीं देते, मेटाफाइसिस एब्सेंट होते हैं। यानी मैच्योर बोन के अंदर सिर्फ हमें 2 ही पार्ट्स दिखाई देंगे, एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। मेटाफाइसिस वहां पर हमें दिखाई नहीं देगा। किसके अंदर? मैच्योर बोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मेटाफाइसिस का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर प्रेजेंट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स डिवाइड हो चुकी हैं, बोन को इलोंगेट कर चुकी है, बोन को मैच्योर कर चुकी है। तो ये काम किसका है? ये काम है मेटाफाइसिस का। तो हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया एपिफाइसिस के बारे में, जो कि क्या कर रहा है? जो कि हीमोपोइसिस कर रहा है। फिर हमने देख लिया मेटाफाइसिस जो कि क्या कर रहा है? बोन की इलोंगेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। अब हमारे पास जो रीजन बचता है वो यही बचता है डायाफाइसिस। अभी हम डिस्कस करते हैं डायाफाइसिस के बारे में। अभी हमारे सामने ये रीजन आता है डायाफाइसिस। तो डायाफाइसिस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इसे क्या बोला जाता है? इस कैविटी को बोला जाता है मैरो कैविटी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मैरो कैविटी प्रेजेंट है। इस मैरो कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इस मैरो कैविटी के अंदर प्रेजेंट है येलो बोन मैरो। ये क्या भरा हुआ है? इस मैरो कैविटी के अंदर येलो बोन मैरो भरा हुआ है। येलो बोन मैरो क्या काम करेगा? येलो बोन मैरो जो है वो करेगा व्हाइट फैट को स्टोर। यानी हमारे व्हाइट फैट का स्टोरेज कहाँ होता है? हमारे व्हाइट फैट का स्टोरेज होता है डायाफाइसिस पार्ट के अंदर। येलो बोन मैरो इस जो व्हाइट फैट को स्टोर करती है। लेकिन व्हाइट फैट को स्टोर करके क्या इसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल व्हाइट फैट को बाद में हम जो है इसे रेड बोन मैरो के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी येलो बोन मैरो को हम इनडायरेक्टली कहें तो येलो बोन मैरो को रेड बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वैसे अगर पूछा जाए कि येलो बोन मैरो का यहाँ पर क्या काम है, तो ये व्हाइट फैट को स्टोर करता है और हाँ ये कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस बोन को क्या बोला जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन। हमने एक तो स्पॉन्जी बोन पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी ये वाली। इस बोन को एपिफाइसिस को हमने क्या कहा था? स्पॉन्जी बोन कहा था। और इसे हमने क्या कहा था? कॉम्पैक्ट बोन कहा था। हमने ये वर्ड्स क्यों पढ़े हैं? स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो है हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन स्पॉन्जी बोन के अंदर हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हैवर्शियन सिस्टम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखने में कैसा लगता है। तो हम अभी डिस्कस किसके बारे में करेंगे? इस हैवर्शियन सिस्टम के बारे में करेंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? इस डायाफाइसिस पार्ट के अंदर। किसके अंदर? एक लॉन्ग बोन के अंदर। और भी रीजन्स पर प्रेजेंट होता है, कुछ रीजन्स पर एब्सेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हम हैवर्शियन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? हैवर्शियन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हैवर्शियन सिस्टम पाया कहा जाता है? हैवर्शियन सिस्टम मैमल्स का कलेक्टर है। क्या ये रैबिट में पाया जाएगा? रैबिट क्या है? क्या ये एक मैमल है? तो बिल्कुल रैबिट एक मैमल है। तो मैमल के अंदर क्या पाया जाएगा? हैवर्शियन सिस्टम पाया जाएगा। तो अगर हम डिस्कस करें हैवर्शियन सिस्टम के बारे में, हम बनाते हैं हमारे बोन की स्ट्रक्चर।
तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बन रही है बोन की, ठीक है। इस बोन के अंदर हमें क्या दिख रही है, ये सर्कुलर कैनाल्स दिख रही हैं। और इन सर्कुलर कैनाल्स के अंदर हमें एक कैनाल हमने अभी बनाई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये एक कंप्लीट हमारा हैवर्शियन सिस्टम है। कैसे हैवर्शियन सिस्टम है, हमने यहाँ पर क्या बनाई है, ये क्या है, ये है एक हैवर्शियन कैनाल हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। हैवर्शियन कैनाल ये किस तरीके से प्रेजेंट है, यानी अगर हम बात करें, ये है हमारी एक बोन, तो अगर हम इसको एक बोन मानकर चले तो इस बोन के अंदर ये जो हैवर्शियन सिस्टम है ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हैवर्शियन सिस्टम के अंदर जो बनी हुई कैनाल्स है, इसे क्या बोला गया है, हैवर्शियन कैनाल बोला गया है। इस हैवर्शियन कैनाल के आगे हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट है। इन सर्कुलर रिंग्स को क्या बोला जाता है, हैवर्शियन लैमेले। हैवर्शियन लैमेले, तो ये क्या है, हैवर्शियन लैमेले। और इस हैवर्शियन लैमेले के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारे सामने, ओस्टियोसाइट्स, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या बना रही है, ये सब मिलकर क्या बनाती है, हैवर्शियन सिस्टम, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमें तो बस इतना ही पता होना चाहिए कि जो हैवर्शियन सिस्टम है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है। हैवर्शियन सिस्टम हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हमसे पूछा जाए फाइलम के बारे में या फिर आगे क्लास के बारे में, तो हम कह सकते हैं मैमिलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये भी हैवर्शियन कैनाल है, ये भी हैवर्शियन कैनाल है, ये भी हैवर्शियन कैनाल है। अब इन दोनों हैवर्शियन कैनाल को आपस में जोड़ने वाली एक कैनाल और प्रेजेंट होती है, यानी इस तरीके से कैनाल, जो कि किसी भी तरीके से हो सकती है, आड़ी तिरछी कैसे भी हो सकती है। तो ये मतलब मैंने इसलिए उसको उतना ऐसे बनाया कि हम इसको ऐसे नहीं मान सकते कि ऐसे, जैसे हमने इसको तो मान लिया कि ये स्ट्रेट है, तो ये इस तरीके से कहीं भी एक ऐसी भी प्रेजेंट हो सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है वॉकमैन्स कैनाल। तो हैवर्शियन कैनाल ना पूछकर अगर वॉकमैन कैनाल पूछा जाए तो ये भी हमें पता होना चाहिए हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। कौन सी, हैवर्शियन कैनाल भी और वॉकमैन्स कैनाल, दोनों कैनाल हमारी जो हैवर्शियन सिस्टम हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और हैवर्शियन सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, हैवर्शियन कैनाल, उसके अलावा हैवर्शियन मैमले और उसके ऊपर प्रेजेंट ओस्टियोसाइट्स। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा हैवर्शियन सिस्टम बनता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमारा जो ब्लड और लिम्फ है उसके बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू वाला जो थोड़ा पार्ट पड़ा है वो हम जैसे चैप्टर करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, या फिर हम जब नर्वस टिश्यू वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर हम उसको कम्प्लीटली पढ़ ही लेंगे। तो उसको हम बारी बारी नहीं पढ़ेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विज चलती रहती है। थैंक यू।